ये कहानी दो गरीब बहनों की है जिनका नाम सौम्या और पारुल था। सौम्या बड़ी बहन थी और पारुल छोटी बहन थी। उनका एक छोटा भाई भी था जो अभी केवल 4 महीने का ही था। कुछ दिन पहले ही उन बच्चों की सर से माँ का साया हट गया था। माँ का साया हटने के बाद पिता ने भी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए और वो भी बच्चों को छोड़कर कहीं चला गया। अब वो तीनों बच्चे पूरी तरह से अकेले हो चुके थे। भाई बहनों में सबसे बड़ी सौम्या थी, इसलिए सारी जिम्मेदारियाँ अब सौम्या के हाथों में थी। एक दिन मुन्ना बहुत जोर जोर से रो रहा था। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, रो क्यों रहा है? तुझे भूख लगी है? रुक जा, मैं अभी तेरे लिए दूध बनाती हूँ। ऐसा कहकर सौम्या अपनी छोटी बहन पारुल को आवाज लगाती है। पारुल, अरे ओ पारुल, कहाँ है? जल्दी से इधर आ, देख तो जरा, मुन्ना बहुत देर से रो रहा है, इसके लिए थोड़ा दूध गर्म कर दे। पारुल सौम्या के पास आती है और कहती है, लेकिन दीदी घर में तो दूध है ही नहीं, दूध तो सुबह ही खत्म हो गया था। क्या दूध खत्म हो गया है? अब क्या करें हम? मुन्ना तो बहुत जोर जोर से रो रहा है। तुम एक काम करो पारुल, पड़ोस वाली काकी से जाकर थोड़ा सा दूध मांग लाओ। पारुल एक कटोरी लेकर पड़ोस वाली काकी के पास पहुँचती है और उनसे कहती है, काकी थोड़ा सा दूध दे दीजिए, मुन्ना को बहुत भूख लगी है और हमारे घर में दूध खत्म हो गया है, मुन्ना बहुत रो रहा है। बूढ़ी काकी पारुल से कटोरी लेकर घर के अंदर चली जाती है और कटोरी में दूध भर के पारुल को दे देती है। पारुल वो दूध घर लेकर जाती है और उसे गर्म करके सौम्या को दे देती है। सौम्या मुन्ना को जल्दी जल्दी दूध पिलाने लगती है। तभी अचानक से सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ के बिना हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा अधूरी है। आज अगर माँ होती तो हमारे छोटे भाई को आराम से संभाल लेती। सच कह रही हूँ, मुझे माँ की बहुत याद आती है। चिंता मत करो दीदी, देखना कुछ समय बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर माँ हमें छोड़कर चली गई तो क्या हो गया? हम दोनों मिलकर अपने छोटे भाई को माँ और पिता का प्यार देंगे और अपने भाई को किसी चीज की परेशानी नहीं होने देंगे। ये सुनकर सौम्या अपनी बहन पारुल को गले से लगा लेती है। दूध पीने के बाद मुन्ना सो जाता है, जिसके बाद सौम्या सिलाई करने का काम करने लगती है। सौम्या को सिलाई बहुत अच्छे से आती थी। सिलाई करके ही वो अपने घर का गुजारा चलाती थी। सौम्या बहुत मेहनत करती थी। दिन में वो अपने भाई को संभालती थी और रात को सिलाई का काम करती थी। एक दिन रात के 3 बजे अचानक से पारुल की आँख खुल जाती है। ये क्या दीदी, आप अभी तक सोई नहीं हो और आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया। अगर आप इस तरह काम करोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो अब आप आराम कर लो। बस कुछ देर की बात और है पारुल, फिर काम खत्म हो जाएगा। फिर मैं तुम दोनों के पास आकर सो जाऊंगी। जाओ तुम जाकर आराम करो। कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना, और मुझे कल तुम्हारी स्कूल की फीस भी जमा करवानी है। पारुल अपनी बड़ी बहन की बात मानकर सो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सौम्या का सारा काम खत्म हो जाता है तो वो भी अपने भाई बहन के साथ सो जाती है और अगले दिन अपने भाई बहन के उठने से पहले ही उठ जाती है और उनके लिए नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ता बनाने के बाद वो अपनी बहन के लिए टिफिन पैक करती है और उन्हें समय पर उठाकर तैयार होने को बोल देती है। पारुल फटाफट से तैयार हो जाती है। पारुल तू स्कूल चली जा, मैं लंच के टाइम में आकर तेरी फीस जमा करवा दूंगी। सौम्या की बात सुनकर पारुल स्कूल के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद बेचारी सौम्या घर का सारा काम खत्म करती है, जिसके बाद लोगों से सिलाई के पैसे लेकर वो अपनी बहन के स्कूल में फीस भरने भी जाती है। इसी तरह बेचारी सौम्या की जिंदगी चल रही थी।
देखते ही देखते उसका सिलाई का काम अच्छा खासा चलने लगता है। सौम्या अपने साथ साथ पारुल को भी थोड़ी बहुत सिलाई सिखा देती है, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और तीनों भाई बहन अब बड़े हो जाते हैं। पारुल का स्कूल खत्म हो चुका था, इसलिए सौम्या और पारुल दोनों एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करने लगी थी। पारुल, घर चलने का समय हो गया है, चल घर चलते हैं। हाँ दीदी चलिए, मेरा भी काम खत्म हो गया है। वैसे भी घर पर आकाश हमारा इंतजार कर रहा होगा। दोनों बहनें घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचकर वो दोनों देखती हैं कि उनका भाई आकाश उनके लिए खाना बना रहा है। अरे आकाश, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रहे हो? आज मैं अपनी दोनों होनहार बहनों के लिए कुकिंग कर रहा हूँ। तुम दोनों मेरे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करती हो, तो क्या मैं तुम दोनों के लिए खाना भी नहीं बना सकता? आकाश की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। कुछ ही देर में आकाश खाना बनाने के बाद अपनी दोनों बहनों को खाना परोसता है, जिसके बाद वो तीनों भाई बहन खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सवेरा होता है, सौम्या हर रोज की तरह नहा धोकर ऊपर वाले की पूजा करती है और सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी घर पर पड़ोस की बूढ़ी काकी आती है और वो सौम्या से कहती है, अरे बिटिया कैसी हो? ठीक हूँ काकी, बताइए कैसे आना हुआ? मैं तेरे लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। दरअसल तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लेकिन काकी, पहले मैं अपने भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा करवा दूं, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। पागल हो गई है क्या तू? कैसी बातें कर रही है? तेरी उम्र हो गई है बेटी, अभी शादी नहीं करेगी तो कब करेगी? मेरी बात को समझने की कोशिश कर, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। सौम्या बूढ़ी काकी की बात नहीं मानती, जिसके बाद वो बूढ़ी काकी वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें वहाँ खड़ा आकाश सुन रहा था। वो अपने मन में सोचता है, दीदी घर की सारी जिम्मेदारी खुद उठाती है और हमारी कितनी परवाह करती है, और एक हम है जो हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं, दीदी के बारे में कभी नहीं सोचते। ऊपर से दीदी सारा कमाया हुआ पैसा हमारी पढ़ाई लिखाई में ही लगा देती है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं दीदी की शादी करवा सकूं। आकाश शादी के लिए अपनी बड़ी बहन को मना लेता है और बूढ़ी काकी से भी रिश्ता पक्का करने के लिए कह देता है और वो लोगों से कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की सलाह मांगने लगता है। एक दिन आकाश को एक आदमी कहता है, देखो, ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल। आकाश अभी बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए उसके अंदर ज्यादा समझ भी नहीं थी। वो उस आदमी की बातों में आ जाता है। सौम्या ने उसकी फीस के लिए जो उसे 20,000 रुपए दिए थे, वो पैसे वो उस आदमी को दे देता है और कहता है, मैंने बहुत भरोसा करके तुम्हें ये पैसे दिए हैं। जैसे ही इन पैसों के 40,000 रुपए हो जाए तो तुम मुझे दे देना, मुझे अपनी बहन की शादी करवानी है। ऐसा कहकर आकाश वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो आदमी पैसा लेते ही वो गांव छोड़कर भाग जाता है। इधर आकाश अपनी बड़ी बहन की शादी की तैयारियों में लग जाता है, लेकिन जैसे ही आकाश को ये पता चलता है कि वो आदमी उसके पैसे लेकर भाग गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोता हुआ बूढ़ी काकी के पास चला जाता है। अब आप ही बताइए काकी, मैं क्या करूं? मैंने तो अच्छा सोचा था, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा होगा मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हारी भावना समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो। 2 दिन बाद बारात आएगी और हम साधारण तरीके से सौम्या का ब्याह कर देंगे। देखना, तुम्हारी बहन की शादी जरूर होगी।
काकी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बहन के लिए एक शादी का लहंगा खरीद सकूं। वो शादी क्या साधारण कपड़ों में करेगी। तुम चिंता मत करो बेटा, मेरे पास मेरी शादी का लहंगा रखा हुआ है। तुम अपनी बहन को वही लहंगा दे देना। इतना कहकर काकी अपना लहंगा लेकर आकाश के पास आती है। लहंगा दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। अरे वाह काकी, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इस लहंगे में मेरी बहन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी। आकाश वो लहंगा ले जाकर अपनी बड़ी बहन सौम्या को दे देता है। शादी के लिए उस लहंगे को पहनती है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। आज माँ होती तो कितना अच्छा होता। पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे भाई और बहन का क्या होगा। इतना सोचकर सौम्या रोने लगती है। जैसे ही लहंगा पहनकर वो चलती है तो उसके लहंगे से पैसों की बारिश होने लगती है। ये सब देखकर सौम्या हैरान रह जाती है। तभी वहाँ पर उसके भाई बहन और वो बूढ़ी काकी आ जाती है। आखिरकार इस लहंगे ने अपना कमाल दिखा ही दिया। ये मेरा पुश्तैनी लहंगा था जो मुझे नहीं बल्कि मेरी बड़ी जेठानी को मिला था, जो कि एक परी थी। लेकिन इसके जादू के चलते मैंने इसे चुरा लिया था। लालच की वजह से इस जादुई लहंगे ने मुझे अपना कमाल कभी नहीं दिखाया। आज से ये लहंगा तुम्हारा हुआ। परी के जादुई लहंगे की वजह से सौम्या और उसके भाई बहन को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, जिसके बाद सौम्या की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। जिसके बाद वो सभी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं और सौम्या भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में हंसी खुशी से रहने लगती है। नैना एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ बिल्कुल अकेली रहा करती थी। नैना गांव के जमींदार के यहाँ काम करके अपना और अपनी माँ का गुजारा करती। नैना की उम्र शादी के लायक हो गई थी, जिस वजह से उसकी माँ को हमेशा उसकी शादी की चिंता सताती थी। एक दिन की बात है, नैना जब जमींदार के यहाँ काम करने पहुँचती है तो जमींदार की बेटी मेघा उसे बताती है, अच्छा हुआ तो आ गई। कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे पता है आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर कुछ ही देर में लड़के वाले जमींदार की बेटी मेघा को देखने के लिए आते हैं और उन्हें मेघा बहुत पसंद आती है। फिर वो अपने बेटे का रिश्ता जमींदार की बेटी मेघा के साथ पक्का कर देते हैं। जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी मेघा के साथ पक्का करके चले जाते हैं। ये बात सुनकर मेघा बड़ी खुश होती है। नैना, पता है आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। अब कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो जाएगी और मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। अब तू बता, तू अपनी शादी कब करेगी? नैना मेघा की बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अरे क्या हुआ, तू चुप क्यों हो गई? दीदी, कुछ ही दिनों में आपकी शादी हो जाएगी और फिर आप अपने ससुराल चली जाओगी ना, बस यही सोच रही थी। हाँ सही है, कुछ ही दिनों में मैं तो अपने ससुराल चली जाऊंगी। अब तू जल्दी से बता कि तू शादी कब करेगी? पता नहीं दीदी। नैना बहुत गरीब थी, इसीलिए वो शादी के बारे में नहीं सोचती थी। और जब शाम को जमींदार के यहाँ से वो काम करके अपने घर लौटती है तो अपनी माँ को मेघा की शादी की बात बताती है। माँ, आपको पता है जमींदार की बेटी मेघा की शादी पक्की हो गई है और वो भी एक बहुत बड़े घराने में। हाँ, वो तो ठीक है, पर तू अपनी शादी कब करेगी? माँ, आप भी ना, मुझे शादी करने की क्या जरूरत है? मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगी। बस मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती।
मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाए और तू भी शादी करके अपने ससुराल चली जाए। माँ, आप भी ना जब देखो मुझे भगाने की बात करती हो। क्या आपको मेरा आपके पास रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है, हर लड़की को एक न एक दिन शादी करके अपने घर जाना ही पड़ता है। अब इस लड़की को कौन ही समझाए। ये कहकर नैना की माँ रसोई में खाना बनाने चली जाती है और नैना अपनी माँ की कही बातें सोचने लगती है। माँ, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? हम इतने अमीर नहीं हैं कि कोई मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी करके उसे अपने घर की बहू बना सके। क्या मेरा भी मन नहीं करता कि मैं भी दुल्हन बनूं और सुंदर सा लहंगा पहनूं? पर मेरी ऐसी किस्मत ही कहाँ। नैना ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है और फिर नैना और उसकी माँ दोनों खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। और फिर जैसे ही सुबह होती है तो नैना की माँ उससे कहती है, नैना, आज काम पर थोड़ा देर से जाना, आज तुझे देखने कुछ लड़के वाले आ रहे हैं। माँ, आपको पता है ना मेघा दीदी की शादी है और वहाँ कितना काम है। अगर मैं वहाँ समय से काम करने नहीं गई तो वो लोग क्या सोचेंगे? लड़का बहुत अच्छा है और उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी है। माँ, वो सब तो ठीक है, पर हमारे पास शादी के लिए इतने पैसे कहाँ हैं? तू ये सब बातें छोड़, देख थोड़ी ही देर में लड़के वाले आते होंगे। अब तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा। नैना जैसे ही तैयार होती है तभी कुछ ही देर में लड़के वाले आ जाते हैं और एक ही नजर में उन्हें नैना पसंद आ जाती है और वो अपने बेटे प्रेम के साथ नैना का रिश्ता पक्का कर देते हैं। बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम अपने बेटे प्रेम का रिश्ता आपकी बेटी नैना के साथ पक्का करते हैं। अपने रिश्ते की बात सुनकर उसे थोड़ी खुशी होती है और जब वो जमींदार के यहाँ काम करने जाती है तो उसे देखते ही मेघा उससे कहती है, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख, आज तुझे मेरे साथ बाजार चलना है। तभी नैना मेघा को अपनी शादी के बारे में बताती है तो मेघा खुशी से फूली नहीं समाती। क्या नैना, तेरी भी शादी तय हो गई? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब हम दोनों अपनी शादी का लहंगा साथ साथ खरीदेंगे। पर दीदी, मुझे अपने लिए कोई लहंगा नहीं खरीदना। नैना बहुत गरीब थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि नैना अपनी शादी के लिए एक अच्छा सा लहंगा भी खरीद सके। इसीलिए अपनी शादी के लिए लहंगा खरीदने से वो मना कर देती है, जिससे नैना अंदर से बहुत उदास हो जाती है। उसे उदास होते देखकर मेघा उससे कहती है, नैना, तू भी ना परेशान मत हो, अब जल्दी चल। वैसे भी इतनी देर हो गई है और मुझे शादी के लिए बहुत सारी खरीदारी करनी है। फिर मेघा नैना को लेकर बाजार चली जाती है और खरीदारी करने लगती है। वहाँ मेघा अपने लिए बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ और लहंगा देखने लगती है। नैना, देख, ये साड़ी मुझ पर कैसी लगेगी? दीदी, इस साड़ी में तो आप बहुत ही सुंदर लगोगी। देख नैना, सही सही बताना, ये साड़ी मुझ पर अच्छी तो लगेगी ना? सच में दीदी, इस साड़ी में आप किसी राजकुमारी से कम नहीं लगोगी। अब रहने भी दे, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं जो राजकुमारी लगूंगी। फिर मेघा अपने लिए बहुत सुंदर और महंगी साड़ियाँ और लहंगा पसंद कर लेती है और नैना से भी साड़ियाँ पसंद करने को कहती है। नैना, तेरी भी तो शादी होने वाली है ना? तू भी अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी या लहंगा पसंद कर ले। दीदी, मैं इतनी महंगी साड़ी या लहंगा लेकर क्या करूँगी? क्या तू भी अपनी शादी के लिए लहंगा या साड़ी नहीं खरीदेगी?
मेघा की बात सुनकर नैना उदास हो जाती है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर लहंगे पर पड़ती है, जिसे वो देखते रह जाती है। तभी मेघा की भी नजर उसी लहंगे पर जाती है, जिसे नैना देख रही थी। तभी वो नैना से कहती है, ये लहंगा तो बड़ा ही सुंदर है ना? जी हाँ दीदी, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, एक बार इसे पहन कर तो दिखा। मैं दीदी? हाँ नहीं तो क्या, अब जाकर इसे पहन कर दिखा। मुझे देखना है ये लहंगा कैसा लगेगा। पर दीदी, इसे मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये लहंगा तो बहुत महंगा है। अब ज्यादा बात मत बना और जल्दी से इसे पहन कर दिखा। मुझे देखना है कि ये तुझ पर कैसा लगता है। नैना मेघा को मना नहीं कर पाती और वो ट्रायल रूम में जाकर वो लहंगा पहनने लगती है। तभी उसकी नजर उस पर लिखे रेट पर जाती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 1,10,000 रुपए? इतना महंगा लहंगा? ये लहंगा तो बहुत महंगा है। इतना महंगा लहंगा पहनने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। और जब वो लहंगा पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आती है, तो मेघा उसे देखकर कहती है, पता है नैना, तुम इस लहंगे में कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो। तुम बिल्कुल सही कह रही थी कि ये लहंगा बहुत सुंदर है। मेघा को वो लहंगा बहुत पसंद आता है और वो उसे खरीद लेती है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। इधर नैना उस दिन पूरी रात उसी लहंगे के बारे में सोचती रहती है। कितना सुंदर लहंगा था और बहुत महंगा भी था, पर हम गरीब के नसीब में कहाँ है कि हम इतने महंगे लहंगे के बारे में भी सोचे। जब मेघा दीदी अपनी शादी में वो लहंगा पहनेंगी तो वो कितनी सुंदर लगेंगी। ये सोचते हुए उसे नींद आ जाती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद मेघा की शादी हो जाती है। उसके कुछ ही दिनों के बाद नैना की भी शादी थी। वो अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी नजर पलंग पर पड़े बैग पर जाती है और जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोने लगती है। ये तो वही लहंगा है जिसे मेघा दीदी ने अपने लिए खरीदा था। नैना उस लहंगे को देख ही रही थी कि इतने में ही वहाँ जमींदार की बेटी मेघा आ जाती है। क्या हो गया नैना, लहंगा पसंद नहीं आया क्या? मेघा की बात सुनकर नैना और रोने लगती है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, पर ये लहंगा तो आपने अपने लिए खरीदा था, फिर मैं कैसे? अब रोती ही रहेगी या इसे पहन कर भी दिखाएगी? ये सुनकर वो मेघा के गले से लग जाती है और रोने लगती है। दीदी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना महंगा लहंगा पहन भी पाऊंगी। और फिर जब नैना लहंगा पहनकर दुल्हन के जोड़े में आती है तो सब उसे देखते रह जाते हैं। वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसकी माँ उसे देखकर उसकी बलाएं उतारते हुए बस रोई जा रही थी। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।